हेलो इन्वेस्टर। हर बड़े सफर की शुरुआत ना एक छोटे से कदम से होती है। और ऐसी कुछ कहानी है आज की। एक ऐसा मार्केट जो कि ऑलरेडी 2025 तक 11 लाख करोड़ का बन गया है। और हम और आप जैसे लाखों लोग खाना खाते समय अपने किचन में चावल दाल स्पाइसेस और सारी तरह की पैकेज फूड का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा अनुमानित है कि ये सेक्टर ना 6.5% के CAGR के साथ बढ़कर 2030 तक 15.5 लाख करोड़ का होने वाला है। इसी सेगमेंट की एक कंपनी है SSDM एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड, जो अपना लगभग 34 करोड़ का IPO लेके आ रही है। तो चलिए हम इस कंपनी को आज डिकोड करेंगे और जानेंगे कंपनी की स्ट्रैटेजी, पोटेंशियल, रिस्क, फैक्टर्स और वो सारे नंबर जो आपको डिसीजन लेने से पहले जरूर जानने चाहिए। The Finreason Invest Small. तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम कंपनी के IPO के डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो ये IPO 24 तारीख को ओपन हो रहा है और 26 तारीख को ये क्लोज होगा। दिसंबर 1 को इसकी लिस्टिंग होगी। इशू प्राइस बैंड 114 से 120 रुपये पर शेयर रहने वाला है और लॉट साइज 1000 शेयर का है। टोटल इशू साइज जो है 33.80 करोड़ का है। लिस्टिंग इसकी BSE के SME सेगमेंट में हो रही है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा रिटेल को? तो रिटेल को 2 लॉट लेने पड़ेंगे और 2,40,000 रुपया लगेगा इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट। वहीं HNI को लगेगा 3 लॉट और 3,60,000 रुपया उसमें लगेगा HNI को। अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि ये लगभग 34 करोड़ रुपए जो रेज कर रहे हैं कहाँ यूज करने वाले हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये करने वाले हैं D2C डार्क स्टोर का फैक्ट्री ये सेटअप करने वाले हैं, उसके में 2 करोड़ रुपया लगाने वाले हैं। वहीं दूसरा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एक मशीनरी परचेज कर रहे हैं नमकीन प्लांट सेटअप करने के लिए, उसमें लगभग 1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं। अपना फंडिंग कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल का 13 करोड़ के अराउंड में। और रीपेमेंट बोरिंग कर रहे हैं जो इन्होंने पास में ले रखे हैं, वो कर रहे हैं 6.83 करोड़ का। रेस्ट बचे हुए पैसे का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में ये इस्तेमाल करेंगे। कंपनी की एक नज़र प्रोफाइल पर डालते हैं। तो ये कंपनी न्यू दिल्ली इंडिया में बनी थी 2023 में। ईसु मुंजाल, सुरभि मुंजाल, जयगोपाल मुंजाल ये सारे के सारे इसके प्रमोटर हैं। जयगोपाल मुंजाल फाउंडर हैं और इनको 44 ईयर का एक्सपीरियंस है FMCG में। इनकी ना हाउस ऑफ मनोहर नाम से बहुत पुरानी कंपनी ऑलरेडी चलती है, जो जयगोपाल एग्रो इंडस्ट्री और SS एग्रो इंडिया का है। अब ये कंपनी बहुत देखने में नई लग रही है, 2023 की लग रही है, लेकिन एक्चुअली में ये लेगेसी यूज कर रहे हैं हाउस ऑफ मनोहर का। और ये बिजनेस ट्रांसफर हुआ है इनका 2024 में अक्टूबर के मंथ में। इस कंपनी का सारा बिजनेस हमारी कंपनी SSDM एग्रो में सारा का सारा बिजनेस ट्रांसफर हुआ है इनका। प्रोडक्ट्स जो है इनके एग्रो बेस्ड FMCG प्रोडक्ट हैं, जैसे स्पाइसेस, दाल वगैरह हो गया, पोहा वगैरह, सारे पैकेज फूड जो आज के डेट में आते हैं, जो हाउस होल्ड किचन में यूज होते हैं। प्रोडक्ट का यूसेज जो हम डेली कंजम्पशन में करते हैं वो है। USP इनकी ये है कि ट्रेडिशनल डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल को ये छोड़ करके डार्क स्टोर क्लाउड में जा रहे हैं, जो कि आजकल के स्टार्टअप कंपनियां ब्लैंकेट और जेप्टो यूज करती हैं। 10 मिनट डिलीवरी वाली कॉन्सेप्ट में ये घुस रहे हैं। अब एक नज़र डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी का फाइनेंशियल्स लगातार इंक्रीज हुआ है। 23 में 48, उसके बाद 73, उसके बाद 99 करोड़। कमाल की बात है, आप ये देखिए कि 23 में ये इनकॉर्पोरेट हुई और 23 में ही 48 करोड़ का ये धंधा कर रही है। इसका मतलब है कि इनको कहीं ना कहीं बिजनेस लेगेसी का इस्तेमाल किया है और उसका इनको फ़ायदा मिला है। वहीं अगर हम EBITDA की बात करें तो EBITDA भी लगातार ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार ग्रोथ हुआ है। नेटवर्थ 6.92 करोड़, 1.93 और 0.66 है, जो कि पिछले सालों से में लगातार इंक्रीज हुआ है। टोटल बोरोइंग भी इंक्रीज हुआ है, जो कि अभी रिसेंट ईयर का 6.07 है। अब इन्होंने जो अब क्या IPO ला रहे हैं उसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है 6.83 ये अपना पुराना डेट चुकाएंगे, तो इसकी वजह से ये डेट नेग्लिजिबल हो जाएगा इनके लिए। अगर पिछले साल की तुलना करें तो सेल्स ग्रोथ में 35% का ग्रोथ हुआ है। वहीं प्रॉफिट में एक्सेप्शनल एक्सपेंशन हुआ है, 388% का हुआ है। डेट इक्विटी 0.88 है, जो कि मैनेजेबल है और ये भी अब जीरो भी हो जाएगा क्योंकि पुराना लोन ये पे कर रहे हैं। ROE 130% का है। अब ये हम इसको थोड़ा डिकोड करते हैं कि प्रॉफिट ऑफ जो पैट है वो 388% का अचानक से और ROE 130 का कैसे हो गया, जबकि हम रिसेंटली में हमने एक 2 कंपनियों का IPO देखा है, श्रीजी FMCG लिमिटेड का और ओरकला का, और उनका भी इतना नहीं था, जबकि एक के पास तो ओरकला के पास तो 100 ईयर की लेगेसी भी है। इसका रीजन मेन ये है कि इन्होंने जो बिजनेस ट्रांसफर किया है ना मनोहर लाल जगगोपाल एग्रो इंडस्ट्री का और SS एग्रो इंडिया का, इन दोनों का अक्टूबर के मंथ में ट्रांसफर हो रहा है। तभी आप देखेंगे कि पैट में 5 फोल्ड का इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट ईयर की तुलना में, और ये दोनों के दोनों इसी रीजन से हुए हैं।
अब चलिए एक बार पीर एनालिसिस करते हैं इस कंपनी का। तो स्केल ऑफ रेवेन्यू के हिसाब से हमारी कंपनी का 99.18 है के मामले में एसएसएमडी एग्रो इंडिया अपने सभी लिस्टेड पीर जैसे कृष्णवी फूड्स को छोड़कर काफ़ी बड़ी है। इससे पता चलता है कि कंपनी का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अच्छी पकड़ है। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एसएसएमडी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8.5% है, तो ये काफ़ी बेहतर है। जैसे एचओएस का 15.44 और कृष्णवी का 12.82 से कम है। इसका मतलब है कि कंपनी को ना अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वहीं कैपिटल एफिशिएंसी की बात करें जो आरओई होता है, एसएसएमडी का रिटर्न ऑन इक्विटी 130 है और ये हम समझ चुके हैं किस वजह से है, दो कंपनियों के मर्जर की वजह से। अगर पीर एनालिसिस के सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ज़्यादा है, इतना किसी भी कंपनी का अपने आसपास भी नहीं ठहर रहा है। इनफैक्ट अगर आप सारे पीर कंपनी जो भी एफएमसीजी की सेक्टर की कंपनी है, इतना किसी का भी नहीं है। वैल्यूएशन की बात करें तो एसएसएमडी का पोस्ट आईपीओ पी 13.55 का हो रहा है, जो इंडस्ट्री के एवरेज अप्रॉक्स 21 के लगभग में है। तो एक बार हम फेयर पी रेंज को जानने से पहले ये देखते हैं कि वैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या है। प्री आईपीओ ईपीएस इनका 9.19 पर शेयर है, वहीं पोस्ट आईपीओ ईपीएस है 8.85 और फेयर पी रेंज हमने जो निकाला है वो 15 से 22 का है और इंडस्ट्री का जो एवरेज निकल के आ रहा है वो आ रहा है 20.91 यानी लगभग 21 के अराउंड में। अब हमने इनको पी रेंज इतना क्यों दिया है, इसका जस्टिफिकेशन हम जान लेते हैं। तो पी रेंज इसको देने का कारण ये है कि इसका एक्सेप्शनल एक आरओई है, इग्नोर उसको हम कर नहीं सकते हैं, चाहे जिस भी वजह से हुआ, कंपनी इन्हीं के है, बिजनेस ट्रांसफर की वजह से हुआ, लेकिन इन्हीं का है तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वहीं इंडस्ट्री एवरेज 21 के आसपास है जो कि लीस्ट वैल्यूएशन पे दिख रहा है। करंट वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है और करंट वैल्यूएशन से ना जो 13.55 का आ रहा है पीर, तो उससे कहीं ज़्यादा हो कि अप्रॉक्स 55% का अपसाइड दिख रहा है। अब इस क्षेत्र में ये देखेंगे ना हम कि जो इन्होंने लाया है ये आईपी, हम 15 से 22 के अगर रेंज की बात करें तो उस हिसाब से इसकी जो एस्टिमेट वैल्यू होनी चाहिए वो 132 से 194 के आसपास में ये कहीं लिस्ट होनी चाहिए। तो चलिए हम एक बार एक नज़र जीएमपी पे डालते हैं। तो जीएमपी देखेंगे तो 20 नवंबर को इसका 0 के अराउंड में है, वहीं अप्रोक्सीमेटली इसका इस जीएमपी के हिसाब से 120 पर शेयर का होना चाहिए। अब ये आता है कि हमको करना क्या चाहिए। तो रिसेंटली जो दोनों कंपनियां लिस्टेड हुई थी, ओखला और श्रीजी, इन दोनों ही कंपनियों ने ना, श्रीजी ने तो खास करके लॉस दिया था और अगर ओखला की हम बात करें तो ओखला अभी के टाइम पे लिस्टिंग प्राइस से नीचे में है। तो एफएमसीजी सेक्टर जहाँ एक तरफ कंजप्शन बूम आ रहा है, वहीं पे एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा रिस्की लग रहा है। तो आप बहुत ध्यान से लास्ट डे में जा करके जीएमपी देखिएगा, उसके हिसाब से ही नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइबर देखने के बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा। इसमें मैं न्यूट्रल हूँ, इसमें मेरी कोई अपनी राय बन नहीं पा रही है। चलिए एक नज़र स्वैट एनालिसिस पे डालते हैं कंपनी के। सबसे पहले हम कंपनी के स्ट्रेंथ्स को देखते हैं। कंपनी के स्ट्रेंथ्स को हम देखेंगे तो सबसे अच्छी बात है कि हाई रेवेन्यू और स्केल है। कंपनी का रेवेन्यू 99.18 करोड़ है, इसकी बहुत से लिस्टेड कंपनियों से ज़्यादा है, जो मार्केट में इसकी बड़ी स्केल और एस्टेब्लिश एक्सपेंसेस को दिखा रही है। एक्सेप्शनल आरओई है, 130.46 का रिटर्न ऑन इक्विटी है कि कैपिटल एफिशिएंसी में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, यानी ये कंपनी शेयर होल्डर के पैसन को बहुत अच्छे से यूज कर रही है। वहीं ब्रांड लेगेसी है इनके पास, हाउस ऑफ मनोहर का ऑलरेडी इन्होंने बिजनेस ट्रांसफर कर लिया है, तो वो ब्रांड के अंडर ऑपरेशन होता है, जिसकी वजह से इसके प्रोडक्ट के मार्केट रिकॉग्निशन और ट्रस्ट अच्छा होता है। डाइवर्स इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। कंपनी पफ्ड राइस, बेसन, चना दाल, राजमा ये सब बनाती हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स तो बना ही रही हैं, रेवेन्यू के लिए डाइवर्सिफाइड सोर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है इसका। वहीं अगर कंपनी के वीकनेस की बात करें तो कंपनी लोअर ऑपरेटिंग मार्जिन पे काम कर रही है। हमने अभी देखा कि 8.54% का कर रहा है, जो कि सारी कंपनियों से कम ही है इनका। जोग्राफिकल कंसंट्रेशन इनका रिक्स है, सिर्फ दिल्ली की कंपनी है, तो ये अपने सराउंडिंग नॉर्थ इंडिया पे ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है। इनका रिलायंस है फ्यू प्रमोटर्स पे, जो कि हाउस ऑफ मनोहर के नाम से था। प्रमोटर जो ईसू मुंजाल जी, सुरभि मुंजाल और जय गोपाल मुंजाल है, उन पे बहुत ज़्यादा इनकी डिपेंडेंसी है। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है, तो अपॉर्चुनिटी की बात करें तो D2C और डार्क स्टोर एक्सपेंशन है इनका। आरएचपी में के अनुसार इनका कंपनी का D2C डार्क स्टोर फैक्ट्री सेटअप करने का प्लान है, जिसके लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं। ये आईपीओ के थ्रू ही पैसा उठा रहे हैं। डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल में ये घुसना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत क्लटर है और बहुत हेवी कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस होता है। ग्रोथ इन प्रोसेस फूड सेक्टर का मार्केट आजकल लगातार पैकेज फूड का बढ़ रहा है। लोग
खुले चीज़ों से ज़्यादा बेहतर पैकेज फूड को मानते हैं और उस तरफ बढ़ रहा है, तो वो ग्रोथ इंडस्ट्री है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल इनके पास है, क्वालिटी स्टैंडर्ड अगर मेंटेन करें तो ये फ्यूचर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहीं थ्रेट की बात करें तो इंटेंशन काफ़ी है इस सेक्टर में। बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी ऑर्गेनाइज प्लेयर इस मार्केट में है, इनके लिए टिक पाएंगे कि नहीं पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। वॉलेटिलिटी है रॉ मटेरियल्स में, एग्रो फूड कमोडिटीज सेगमेंट में आता है, जिसकी वजह से प्राइस में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। आप खुद भी देखते होंगे कल को कुछ और प्राइस था, आज को कुछ और प्राइस हो रहा है, तो ये रॉ मटेरियल के प्राइस की वजह से इनको थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। इस सेगमेंट में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफ़ी होती है। आपका मार्केट का पैसा चर्न करने में, स्टोर करने में, इन्वेंट्री को मेंटेन करने में इसमें टाइम लगता है और वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से इनको ये थ्रेट तो रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गूगल बाबा को हैप्पी करनी है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।